नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1 जो कि काव्य खंड से लिया गया है और जो एक कविता है जो लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। तो यहाँ पर हमने उनकी कविता आत्म परिचय जो है स्टार्ट की थी, तो हमने कविता को लगभग यहाँ पर रीड कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर बिल्कुल कविता का अच्छे से भावार्थ पढ़ेंगे और साथ ही इसमें जो एक गीत दिया गया है उसे भी हम पढ़ेंगे। तो आज कविता के भावार्थ को पढ़ लेते हैं, कठिन शब्दों को जान लेते हैं और पाठ के अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका से जो लास्ट सेशन में हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पूरे पाठ से संबंधित, पूरे पाठ से रिलेटेड जितने भी एक तरह से आपके काव्यांश है उन सभी को हमने यहाँ पर लिया है और उन सभी से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं। तो आज सुनेंगे यहाँ पर अपने इस चैप्टर को। तो एक बार देख लेते हैं क्या चीजें पढ़ी थी हमने अपने लास्ट सेशन में। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का जो आत्म परिचय, जो उनकी कविता है जो यहाँ पर लिखी गई है निशा निमंत्रण से, और एक गीत जो यहाँ पर लिखा गया है, वो हम यहाँ पर दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। जीवन परिचय। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर सन 1907 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अंग्रेजी विषय में एमए उन्होंने किया था 1942 से 1952 में। यहीं पर वो प्राध्यापक के तौर पर रहे और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त भी की थी। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुत ही चर्चित रहा और वे आकाशवाणी से साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबंधित रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ वो रहे और उन्होंने राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। राज्यसभा के लिए भी उन्हें मनोनीत किया गया और 1976 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टाने नामक रचना उन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया, दो चट्टाने नामक रचना के लिए। और उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हमने उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ी थी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके जो काव्य संग्रह हैं वो कुछ इस तरह से है, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, पुराने नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये सब उनकी जो काव्य संग्रह है, काव्य रचनाएं हैं। और उसके बाद उन्होंने आत्मकथा भी अपनी यहाँ पर लिखी थी। आत्मकथा में उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और जो चीजें उन्होंने हिंदी में अनुवाद की वो है हैमलेट और जनगीता और मैकबेथ। और डायरी भी उन्होंने यहाँ पर एक लिखी है जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। तो इस तरह से देखिए काफी सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में, काफी रचनाएं उनकी रही और काव्यगत विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने यही जरूरी चीजें, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो जो जरूरी बातें हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, तो इसी तरह से बिल्कुल आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी जरूरी बातें दी गई है। बच्चन जी हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी।
उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय एक सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। और जो उनकी भाषा शैली थी, कवि ने अपनी अनुभूतियों को बिल्कुल सहज भाव से यहाँ पर कहा है। इनकी भाषा एक आम व्यक्ति के निकट है, सरल और सहज भाषा है जो बिल्कुल आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे ज्यादा विख्यात है, यानी कि वो एक कवि के रूप में सबसे ज्यादा विख्यात है, जबकि उन्होंने कहानियां, नाटक और डायरिया आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। यानी कि फेमस है वो अपनी कविता के लिए, यानी कि कवि के रूप में वो बहुत ज्यादा विख्यात है। जबकि उन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी, नाटक लिखे, डायरी लिखी और साथ ही बेहतरीन आत्मकथा भी उन्होंने लिखी। और इनकी रचनाएं ईमानदार और आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण जो है आज भी पठनीय है, बहुत ही एक तरह से पढ़ी जाने वाली है। तो देखिए, कविता का प्रतिपाद्य विषय और सार यहाँ पर दिया गया है, जो आत्म परिचय कविता है। तो क्या है प्रतिपाद्य विषय? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि इस कविता में कवि का मानना है कि संसार में स्वयं को जानना, यानी कि अपने बारे में राय बनाना, अपने बारे में कहना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। दुनिया के विषय में अगर कोई दूसरा हमसे कुछ कहे, कुछ पूछे, या बिना कहे भी हम अपने मन में उसके लिए राय बना लेते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, इसका नेचर ऐसा है, या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी तरह की राय हम बना लेते हैं दूसरों के बारे में, लेकिन अपने बारे में तो यहाँ पर उन्होंने कहा है स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। और क्योंकि जो एक समाज है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति का अपना एक तरह से नेचर होता है, अलग तरह का उसका अपना व्यवहार होता है। तो उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जो समाज है उसके साथ जो एक नाता होता है, एक रिश्ता होता है, वो कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है। यानी कि कभी किसी के साथ अच्छा संबंध होता है, किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी विचारधाराएं अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है, सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो इस तरह से संसार में पूरी तरह से निरपेक्ष होकर रहना संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया अपने व्यंग बाणों से, शासन प्रशासन से चाहे हमें जितना भी कष्ट दे, तो मनुष्य तब भी संसार से कटकर नहीं रह पाता। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम संसार से विरक्त हो जाएं, कट जाएं, क्योंकि अगर हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, हम समाज के नियम कानूनों को अगर हम पालन कर रहे हैं, तो हमें उनकी तरह रहना भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमें प्रतिपाद्य विषय था वो हमने पढ़ा। अब देखिए, काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। और दूसरा देखिए, यहाँ पर जो एक गीत दिया गया है, जो मैंने आपको बताया, इस गीत को हम लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज हमें अपनी कविता यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो वो गीत है आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत जो है इसी चैप्टर में आपका है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इसका भी प्रतिपाद्य विषय और ये निशा निमंत्रण जो ये आपका गीत है उससे ये लिया गया है, उस गीत से ये पंक्तियां ली गई हैं। और देखिए, गीत क्या है? गीत है इस गीत में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता, यानी कि किस तरह से प्रकृति जो है रोज रोज उसके अंदर जो परिवर्तनशीलता है, कि पहले भोर होती है, फिर सूर्य उदय होता है, फिर उसके बाद दिन धीरे धीरे चढ़ता है, उसके बाद दोपहर होती है, उसके बाद शाम होती है, और उसके बाद जो है रात होती है। तो एक दैनिक परिवर्तनशीलता के संबंध में बताया है, और प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश को व्यक्त की है। यानी कि जो प्राणी है, जो जीव जंतु है, उनके हृदय को, उनके मन को पढ़ने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है, और किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन हमारे पहले प्रयास के पगों की गति में चंचलता भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर दी हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर
हमने जो लास्ट सेशन में अपनी कविता जो है आत्म परिचय, उसके यहाँ पर कुछ काव्यांश लिए थे, तो उसको हमने पढ़ा था। अभी हम उसके सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर हम करेंगे और उसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न भी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये पाठ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लास्ट 2-3 इयर्स 5 इयर्स के अगर सैंपल पेपर देखेंगे तो ये चैप्टर आपको जरूर वहां पर दिखता है, ये पाठ आपको जरूर वहां पर दिखता है। और हर बार आपको इस पाठ की, इस कविता से अलग अलग जो आपके काव्यांश हैं वो यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं और कठिन शब्द व्याख्या, जो चीजें आपने नोट डाउन करनी है वो साथ के साथ आप नोट डाउन भी करेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने प्रकृति जिनको छूकर, कर दिया किसी ने प्रकृति जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर जो पंक्ति है यहाँ पर लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा, कि कर दिया किसी ने प्रकृति जिनको छूकर, मैं सांसों के वो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यह देखिए कठिन शब्द दिए गए हैं। कठिन शब्द जैसे जग जीवन, मैं जगजीवन की मैं जगजीवन का सार लिए फिरता हूँ। और यहाँ पर सांसारिक जो जग जीवन अर्थात जितनी भी सांसारिक गतिविधियां हैं, जितनी भी संसार से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, कवि उसके विषय में कहते हैं कि जग जीवन का अर्थ है सांसारिक गतिविधियां। और दूसरा है यहाँ पर झनकृत अर्थात तारों को बजाकर जो स्वर निकलता है। स्नेह सुरा अर्थात जो स्नेह, प्रेम रूपी जो एक तरह से सुरा है, प्रेम रूपी जो मदिरा है, मैं उसका पान किया करता हूँ। पान यानी कि पीना, ध्यान करना यानी कि परवाह करना। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर प्रसंग कर लेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग काव्यांश आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्गृत है और इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इस कविता में एक तरह से कवि ने बहुत सारी चीजों के विषय में बताया है, बहुत सारी बातें बताई हैं कि जिस तरह से जो संसार है वो क्या करता है। संसार एक तरह से आप लोगों को बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं भी देता है, अलग अलग तरह के यहाँ पर नियम भी आपको पालन करने पड़ते हैं, तो फिर भी वो किस तरह से अपने जीवन में खुश है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो व्याख्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। व्याख्या सबसे पहले बच्चन जी कहते हैं, मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं संसार में इस जीवन का भार लिए हुए फिर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा भार है ये जीवन, और लेकिन फिर भी मैं इसके बावजूद भी मेरा जीवन जो है प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से भरपूर है। जीवन की समस्याओं के बावजूद, क्योंकि क्या कहते हैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब देखिए हर इंसान के जीवन में क्या है, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। जैसे शुरुआत में बताया कि ये जो संसार है, यहाँ पर कोई भी चीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है, कोई भी चीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कि बहुत सारी समस्याएं हैं,
आज का इंसान क्या होता है, आज की इंसान के अंदर अगर थोड़ा सा परेशानी अगर जीवन में आ जाए, थोड़ा सा दिक्कतें अगर जीवन में आ जाए तो क्या होता है, बहुत ज्यादा जल्दी निराश हो जाता है, बहुत जल्दी वो हताश हो जाता है और कई बार वो अपने जीवन को समाप्त भी कर लेता है इस हताशा और इस निराशा में आकर। तो कहते हैं कि मैं तब भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि उनका जो जीवन है वो सितार की तरह है और उनको उस जीवन को किसी ने छूकर, यानी कि उनके जीवन में कोई आई है और उन्होंने उनके जीवन रूपी जो उनके जीवन में एक तरह से, क्योंकि उनका जीवन इन्हीं तारों से चल रहा था, सांसों की जो ये तार है दो उन्हीं से चल रहा था, लेकिन अब जो है वो संगीत से भी भर उठा है, क्योंकि उनको उनको किसी ने छू लिया है, यानी कि उनको उनको किसी ने प्रेम से एक तरह से उनको प्रेम मिल गया है। तो वो कहते हैं फल स्वरूप उनका जीवन संगीत से भरा हुआ है और इन्हीं तारों के कारण उनका जीवन जो है चल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, वो कहते हैं मैंने उसी स्नेह रूपी यानी कि प्रेम रूपी मदिरा का पान कर रखा है, अर्थात मैंने प्रेम संसार में बांटा है। और वो कहते हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैंने कभी भी संसार का ध्यान नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो कहते हैं कि मैंने हमेशा प्रेम बांटा है लोगों में और प्रेम की ही बात मैंने हमेशा की है, और मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं, कहते हैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, क्योंकि संसार का तो एक नियम है कि संसार उन्हीं को पूछता है, उन्हीं के विषय में चर्चा करता है जो एक तरह से संसार के उन्हीं के अनुसार चलता, संसार जो संसार के अनुसार चलते हैं, संसार के नियमों के अनुसार चलते हैं, संसार में लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं। पर कभी कहते हैं कि वो अपने मन का गान किया करता हूँ, वो कहते हैं मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, यानी कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ, अर्थात वो वही करते हैं जो उनका मन कहता है, यानी कि वो संसार की बातों में नहीं आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए विशेष क्या है, कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, उन्होंने अपने जीवन में वो कहते हैं कर दिया छूकर झनकृत किसी ने, यानी कि कोई है जो उनके जीवन में उनको प्रेम करता है और उसी प्रेम की उन तारों के कारण उनका जीवन चल रहा है। बाकी वो कहते हैं उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, और संसार के स्वार्थी स्वभाव पर उन्होंने टिप्पणी की है, यानी कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो संसार है, जो संसार का गुणगान करता है, जो संसार की बातें करता है, तो ये संसार जो है उन्हीं के हिसाब से चलता है। स्नेह सुरा और सांसों के तार में रूपक अलंकार है, जग जीवन, और यहाँ पर स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखिए जगजीवन का भार लिए फिरने से, और ये प्रश्न आपको बताने का रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जब काव्यांश आते हैं इस तरह के, तो उसी से जुड़े हुए आपने प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आश्रय है, ऐसे में वह क्या कर लेता है। तो यहाँ पर कवि का जगजीवन का भार लिए रहने का आश्रय ये है कि क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं, जब हम संसार में रहते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो हम बहुत सारे सांसारिक रिश्ते, नातों और दायित्वों से बंधे रहते हैं, काफी सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती है। देखिए अगर हम अभी भी, अगर आप छोटे हैं, आप क्लास 12th में हैं, तो आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कैसे है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है अपने लिए, अपनी पढ़ाई को आपने अच्छे से पूरा करना है, आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसके बाद आपकी दूसरी जिम्मेदारी है आपकी फैमिली, आपके माता पिता जो आप पर इतना खर्च कर रहे हैं, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी उसके बाद की जिम्मेदारी है आपकी आपके
संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के लिए कि आप उनके साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, कैसा रिश्ता रखते हैं, कितना सम्मान उन्हें देते हैं, क्योंकि जैसा आप उनका सम्मान करेंगे वैसा ही आपको भी रिजल्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है आपके विद्यालय, आपके क्षेत्र, आपके राज्य से कि आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, आप अपने राज्य का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, कुछ ऐसा काम करें। और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है आपके देश के लिए कि आप अपने देश की जो सार्वजनिक जो चीजें हैं, जो सार्वजनिक संसाधन हैं, उनका सदुपयोग करें और उनकी रक्षा करें। अपने देश के जो आपके कानून हैं उनका पालन करें, जो नियम बनाए हैं उनका पालन करें। तो एक तरह से जब संसार में रहते हैं तो बहुत सारे सांसारिक रिश्ते, नाते और दायित्व होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन क्योंकि कवि नहीं निभाना चाहते इन सारी जिम्मेदारियों को, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी वो बहुत अच्छे से उन्हें निभा रहे हैं, उन्हें निभानी पड़ रही है। और ऐसे में उनका जो जीवन है फिर भी प्रेम से भरा हुआ है और वो हमेशा सबसे प्रेम करना चाहते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न था। कवि स्नेह सुरा से कवि का क्या आश्रय है? तो देखिए, स्नेह सुराग से आश्रय है प्रेम की मादकता। प्रेम में भी एक नशा होता है, प्रेम में भी पागलपन होता है, और इसी नशे को, इसी पागलपन को कवि ने हर क्षण महसूस किया है और यही उनके मन के तारों को झंकृत करता है। यानी कि देखिए, हम अपने माता पिता के लिए से प्रेम करते हैं, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, और यही प्रेम क्या करता है, हमें उनसे जोड़े रखता है। यही प्रेम हमें उनसे जोड़े रखता है। इसी प्रेम के कारण हम उनकी केयर करते हैं, इसी प्रेम के कारण हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी प्रेम के कारण क्या होता है कि हमें हमेशा एक जो डर होता है, एक एक तरह से कि न खो देने का, तो वो सारी चीजें, तो कवि कहते हैं कि स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैंने हमेशा प्रेम की मादकता को, प्रेम के नशे को, उसके पागलपन को हर क्षण महसूस किया है, और उसी ने मेरे मन को, उसी से मेरा मन जो है झनकृत होता रहता है। यानी कि एक आशा जो है कि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और मेरे माता पिता हैं, और मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, और इसी आशा से वो क्या रहते हैं, हमेशा उनका मन जो है प्रसन्न रहता है। आगे देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, आशय स्पष्ट कीजिए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इस पंक्ति का आपने आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एग्जाम पे सेम इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, तो यहाँ पर यह संसार उन लोगों की स्तुति करता है, उन लोगों के पीछे चलता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो सत्ता में रहते हैं, जो संसार के नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो एक तरह से किसी पोजीशन पर होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, उनसे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलने जुलने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जग उन्हीं से चल रहा है, ये संसार उन्हीं से चल रहा है, यहाँ पर उन्हीं के नियम कायदे कानून चलते हैं। तो ये जग पूछ रहा उनको, तो हमेशा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं के लिए एक तरह से उन्हीं की रिस्पेक्ट, उन्हीं का सब कुछ किया जाता है। आगे देखिए, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है और आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया होगा? तो यहाँ पर देखिए, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है उनके जीवन में प्रेम रूपी जो तार है, यानी कि प्रेम अगर उनके जीवन में है और उसी प्रेम के कारण वो जीवित हैं, तो वो कहते हैं कि, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आपके विचार से उन्हें किसने झंकृत किया होगा? तो यहाँ पर हमारे विचार से उन्हें कवि की जो प्रेयसी है, उनकी जो पत्नी है, उनकी जो प्रेमिका है, उन्होंने उन्हें झंकृत किया होगा। यानी कि वो हमेशा उनके प्रेम से ही आगे बढ़ने का, क्योंकि प्रेम ही हमें क्या करता है, आगे मोटिवेशन देता, प्रेरित करता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हम उन्हें कभी दुख
दुख ना दें, हम उन्हें कभी कष्ट ना दें और हम उन्हें हमेशा अच्छा करके दिखाएं, हम हमेशा उन्हें और ज्यादा उनको प्राउड फील करवाएं और उन्हें एक तरह से अपने ऊपर प्राउड करने दें। तो यही चीज है कि कवि को भी यही प्रेम जो है क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। आगे का देखिए अगला काव्यांश यहाँ पर दिया है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों भावों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। अब यहाँ पर देखिए प्रसंग में थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएंगी, बाकी आपने वही लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाव दोग में संकलित आत्म परिचय से ली गई है और इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और देखिए केवल लास्ट की लाइन आपने यहाँ पर चेंज करनी है कि कवि ने जीवन जीने की जो शैली है उसको इसमें बताया है कि कैसे वो जीवन को जीते हैं, कैसे उन्होंने इस जीवन कैसे जी रहे हैं इस जीवन को, वो तो अपने जीवन जीने की शैली बताई है। तो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता हूँ और उससे जो खुशी के उपहार मुझे मिलते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मेरे मन में जितनी भी बातें हैं, मेरे मन में जो भी भाव हैं, मेरे मन में जितने भी उद्गार हैं इस संसार के प्रति, तो मैं उन सभी को क्या करता हूँ, संसार के सामने रखने की कोशिश करता हूँ, संसार को दिखाता हूँ, अपने मन में रखता हूँ और उसी से मुझे जो खुशी, यानी कि लोग जब उससे सुनते हैं तो उससे जो खुशी मुझे उपहार के रूप में मिलती है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यानी कि मेरे मन में उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और वो कहते हैं मैं वह साथ लिए फिरता हूँ, मैं वो दोनों चीजें साथ लिए फिरता हूँ। कवि को ये संसार अधूरा लगता है, इस कारण वो संसार को पसंद नहीं करते और वो हमेशा अपनी ही कल्पनाओं का संसार लिए फिरते हैं। क्या कहते हैं, यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। उनको ये संसार अपूर्ण लगता है, जहाँ पर लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लोग केवल अपना गाते हैं, अपनी करते हैं, अपने में मग्न रहते हैं, तो ऐसा संसार उनको अपूर्ण लगता है। जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, आपने देखा होगा कि जो शहर होते हैं वहां पर क्या होता है कि लोगों को का आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं है, आपस में जानता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि ये संसार अपूर्ण है और वो इसीलिए अपने मन में अपनी कल्पना का संसार लिए फिरते हैं। और क्योंकि उन्हें हमेशा प्रेम से भरा हुआ संसार अच्छा लगता है, जो प्रेम से भरा हुआ हो, जो रिस्पेक्ट से भरा हुआ हो, जो दूसरों की समस्या को सुनने वाला हो, दूसरे की परेशानी को जानने वाला हो, ऐसा संसार उन्हें अच्छा लगता है। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर अपने पहले 4 काव्यांशों के भावार्थ को बहुत अच्छे से समझ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भावार्थ अच्छे से समझ आए होंगे और इनको घर पर एक बार अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, चारों काव्यांश के भावार्थ को। बाकी के जो काव्यांश है उनको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।